नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। आरओ एरो का भी ये एग्ज़ाम आने वाले वक्त में होना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बट जहाँ तक बात ज्योग्राफी की है, यूपीपीसीएस हो या आरओ हो, यहाँ पे फैक्ट्स और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बात करेंगे। ये अलग बात है कि पीवाईक्यूज के मैं चारों ऑप्शंस पे डील नहीं करूंगा, मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा पीवाईक्यूज में। और जो फैक्ट्स हैं उनको भी एज इट इज आपको बताते चला जाऊंगा, आप सिर्फ सुन लीजिएगा। अगर आपने सुन भी लिया तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, याद रहेंगी। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो जनरली स्टैंडर्ड बुक्स में आपको नहीं मिलते हैं, और कहीं ना कहीं यूपी आयोग हर साल इन्हें पूछता ही पूछता है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज के टॉपिक में आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे एस्ट्रोनॉमी का, खगोलिकी का, क्योंकि यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर बार यूपी आयोग पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो फैक्ट्स और पीवाईक्यूज का सिलसिला अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 15 अरब वर्ष पहले। इसका साक्ष्य कैसे मिलता है? इसके लिए कौन सी हाइपोथेसिस है? इसके लिए बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था कि जो संपूर्ण और जो एंटायर यूनिवर्स है वो एक स्मॉल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। और उसके बाद उसमें एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड एक्सपैंड करना स्टार्ट हो गया। इसे बोला जाए, ये सारे इवेंट्स जो हुए ये लगभग 15 अरब ईयर्स पहले हुए। और ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था, जिस जगह से ब्रह्मांड फिर एक्सपैंड करता है, तो इसे बोलते हैं बिग बैंग। एक नई थ्योरी के हिसाब से जितना ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब यूनिवर्स फिर से वापस एक सिंगल पॉइंट पे आ जाएगा। उस स्टेज को हम बोलेंगे बिग क्रंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट फैक्ट, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थ्योरी दी थी जॉर्ज लेमैथियर ने। ठीक है, विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे एडविन हबल। इन्होंने बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, कंटिन्यूअसली इसमें एक्सपेंशन चल रहा है। तो यूपी कमीशन पूछता है कि ये एक्सपेंशन कैसे प्रूव किया जा सकता है? तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की तरह, ब्लू शिफ्ट को फिनोमिनन्स को कंसिडर करते हुए। और डॉपलर इफेक्ट भी इसी सीरीज में एक प्रूफ है, मतलब कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। राइट, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति कब हुई? समय मतलब टाइम, स्पेस एंड मैटर, इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई बिग बैंग के जस्ट बाद। नेक्स्ट फैक्ट, सौर मंडल या सोलर सिस्टम का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण हुआ आज से 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पहले। नेक्स्ट थिंग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इन्फ्लेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसको जो इन्फ्लेशन थ्योरी थी आपकी यूनिवर्स की, ये दिया था एलन गथ ने 1980 में। इन्फ्लेशन थ्योरी यहाँ बताया गया था कि यूनिवर्स जो है वो इन्फ्लेट कर रहा है, जैसे एक बलून इन्फ्लेट करता है उसी तरह से यूनिवर्स भी इन्फ्लेट कर रहा है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं इसे किसने खोजा था? तो इसके खोज करता थे विलियम हर्शल। कौन थे? विलियम हर्शल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो फैक्ट आता है, अल्ट्रावायलेट रेज किसने खोजी थी, किसने डिस्कवर करी थी? तो अल्ट्रावायलेट रेज को डिस्कवर करने वाले थे जॉन रिटर। जॉन रिटर। अब नेक्स्ट थिंग, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने वाली सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा पार्सेक। पार्सेक जो होता है वो सबसे बड़ी यूनिट है। राइट, इसके बाद ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो दो तत्व हैं, आपको पता होना चाहिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। राइट, अगला, ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनिष्ट हो जाएगा, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था एडविन हबल ने।
जिन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंड तो कर रहा है, बट बाद में क्या होगा, इनके हिसाब से ये एक ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा और उसके बाद वहीं पे यूनिवर्स एंड हो जाएगा। फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी किसे कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक ये होते हैं, इन्हें कॉपरनिकस को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जियोलॉजी। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसमें हम देखेंगे कि हबल स्थिरांक मतलब हबल कांस्टेंट किसके मापन से संबंधित है, मतलब किस चीज को मेजर करने के लिए हबल कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो इसमें जाहिर सी बात है, एडविन हबल ने ही यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कंसेप्ट दिया था। तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन से ही यूनिवर्स कितना एक्सपेंड किया है ये हबल स्थिरांक या हबल कांस्टेंट के माध्यम से मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जो हमें देखना है वो है एंटी मैटर की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंटी मैटर के अणु की संरचना कैसी होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रेस में एंटी मैटर में होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में होता है और पॉजिटिव चार्ज वाले जो पॉजिट्रॉन्स होते हैं वो उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वाला एंटी मैटर हाइड्रोजन एटम का मिरर इमेज होता है। हाइड्रोजन एटम का मिरर इमेज होता है, राइट। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, मैटर तथा एंटी मैटर की उत्पत्ति मानी कब जाती है, मतलब मैटर और एंटी मैटर कब एग्जिस्टेंस में आए। तो जो साइंटिस्ट हैं उनका यह मानना है कि बिग बैंग की वजह से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, राइट। बिग बैंग की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि मतलब यूनिवर्स जो आया वो बिग बैंग की वजह से आया। तो जब ये बिग बैंग हुआ तो इस दौरान बराबर मात्रा में मतलब मैटर और एंटी मैटर दोनों चीजों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो बोलता है कि ब्रह्मांड के वृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। मतलब जो आपका ब्रह्मांड है या यूनिवर्स है ये इतने बड़े स्केल पे बना हुआ है, अगर इसकी स्टडी करी जाए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है, मतलब देखिए यूनिवर्स की एक ही लैंग्वेज होती है और यूनिवर्स की लैंग्वेज को माना जाता है, यूनिवर्स की लैंग्वेज कौन सी है? मैथमेटिक्स है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आपके सामने बने कि ब्रह्मांड के गणितीय स्वरूप को कैसे समझा जा सकता है, तो इसे समझा जा सकता है सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा। सापेक्षता मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, ठीक है, जहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलने लग जाएं तो टाइम आपके लिए धीमा हो जाता है। मतलब एक तरह से टाइम डाइल्यूशन की बात करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, सापेक्षता के समय सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण को क्या माना जाता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं इसे माना जाता है दिक्काल की वक्रता। देखिए अगला फैक्ट जो हमें देखना है उसमें बताना है कि पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, किसने डिस्कवर किया था पॉजिट्रॉन को। तो ये थे CD एडरसन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग से गतिमान किसी अंतरिक्ष पिंड की लंबाई क्या होगी। प्रकाश के वेग से मतलब अगर कोई भी बॉडी है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर वो लाइट की स्पीड से चल रही है तो उस बॉडी की लंबाई कितनी होगी? इसका आंसर होगा 0। ठीक है, 0 होगी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, यदि कोई अंतरिक्ष पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा? तो उसका मास होगा इनफाइनाइट, अनंत। द्रव्यमान उसका जो होगा वो अनंत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान या ऊर्जा है तो वस्तु कैसे चलती है? किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है और साथ में एनर्जी भी है तो वो वस्तु सदैव कैसे चलती है? इसका आंसर होगा वक्र रेखा में चलती है, वक्र रेखा में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, टेलीस्कोप का सबसे पहले निर्माण किसने किया था? इसे किया था गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? तो फोटोन प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम है, लाइट का क्वांटम होता है। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूं कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है,
नेक्स्ट जो फैक्ट हमको देखना है, अब यहाँ पे देखिए एक नया क्वेश्चन आता है, नया क्या, एक क्वेश्चन है, कॉस्मिक रेज क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। तो हमारे आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो नेक्स्ट जो फैक्ट है या क्वेश्चन है वो बोलता है कि वे तारागत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है क्वासर्स, क्वासर्स, ठीक है। किस तारे को संस्कृत भाषा में लोब्धक नाम दिया जाता है। कि कोई एक ऐसा तारा है जिसे संस्कृत में लोब्धक बोला जाता है, तो उस तारे का नाम है साइरस, ठीक है। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है। अगला फैक्ट, 12 अरब वर्ष, 12 अरब वर्ष, लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 अरब वर्ष। उसके बाद ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य क्या कौन करता है। ब्रह्मांड के संचालन हेतु गुरुत्व का कार्य कौन करता है। तो ये कार्य करता है ब्लैक होल। अब आपको खुद ही पता है कि ब्लैक होल क्या होता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें इंटेंस ग्रेविटी होती है, इतनी ग्रेविटी होती है कि सूर्य की किरणें भी इसको पार नहीं कर सकती हैं। मतलब इट इज एन एरिया ऑफ इनफाइनाइट ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है। सूर्य, हमारे सौर मंडल में एक ही तारा है, दैट इज सन। अगला, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है, हमने आपको बताया मंदाकिनी। और मंदाकिनी से सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा कौन सी है, तो वो है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासर्स क्या है। या क्वासर्स का अगर हम फुल फॉर्म पूछें आपसे कि क्वासर्स का फुल फॉर्म क्या है, तो उसे बोलते हैं क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, क्वासर्स। अब नेक्स्ट जो फैक्ट आता है वो है, आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है। आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है, मतलब कौन से आर्म में नए स्टार्स का फॉर्मेशन होता है या बर्थ होती है। तो ये तीसरी भुजा होती है, ठीक है। तो आज एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए PYQs के साथ, जहां ऑप्शंस नहीं देखे गए मगर डायरेक्ट आंसर आपको पता चल गया जो आपको याद रखना है। इसी तरह से अगले वीडियो में हम एस्ट्रोनॉमी के बचे हुए जो फैक्ट्स हैं उनको लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बट वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है 5 फरवरी से। उसमें काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आप में से जो भी लोग उसे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और जो लोग पेड वर्जन पे ना जाना चाहें, ये एक्चुअली इसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल ही हम लोगों ने की है, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली फ़ीस है। बट आप में से जो भी लोग इस पेड वर्जन पे ना जाना चाहें या ना जा पा रहे हों, वो काइंडली हमारा फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल, कंटेंट, नोटिफिकेशन, अपडेट, सारी चीज़ें मैं फ्री में, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देते रहता हूँ। इसके साथ ही कल से हम लोगों का मेंस, PCS मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, जिसमें मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, 1-to-1 इंटरेक्शंस है। आप जो आंसर लिख के भेजेंगे उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, जैसे आयोग अपने यहाँ आंसर्स का इवैल्यूएशन करता है। जहाँ जो कमी होगी वो रिटन फॉर्मेट में आपको रिमार्क्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा। फोकस रहेगा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स को कैसे आंसर में इनकॉर्पोरेट करें। तो आप में से जो भी लोग इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू।